हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्कॉलर सीरीज पे। मेरा नाम है दिया मंडल और आज मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ क्लास 10th आईसीएसई का सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 द यूनियन पार्लियामेंट को। तो चलो शुरू करते हैं। हमने अभी तक ये पढ़ा कि हमारी यूनियन पार्लियामेंट कंसिस्ट करती है 3 मेन बॉडी से। पहला हो जाता है हमारे प्रेसिडेंट, दूसरे हो जाते हैं हमारी 2 हाउसेस जो कि है लोकसभा एंड राज्यसभा। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे राज्यसभा से। राज्यसभा क्या है? राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। परमानेंट हाउस है जिसको कोई भी डिसॉल्व कभी भी नहीं कर सकता। जितने भी मेंबर्स हैं राज्यसभा के वो इलेक्ट होते हैं 6 ईयर्स के लिए एंड एवरी सेकेंड ईयर मतलब हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर्ड होते हैं। कॉम्पोजिशंस की बात करें तो कॉम्पोजिशन में देख सकते हैं कि टोटल मेंबर्स कितने हैं, 250 मेंबर्स हैं एंड उनमें से 12 मेंबर्स जो है वो प्रॉपरली कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं एंड बाय नॉमिनेशंस उनको सिलेक्ट किया जाता है राज्यसभा में। अब किस कंडीशंस या कुछ क्वालिफिकेशंस तो होती होगी, तो वो जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो सिलेक्ट होते हैं वो बेसिकली किस फील्ड के होने चाहिए? एडुकेशन, स्पोर्ट, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस से रिलेटेड होने चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं जैसे रेखा, जया बच्चन एंड सचिन तेंदुलकर। ये लोग अलग अलग फील्ड से हैं एंड इनको क्यों सिलेक्ट किया गया? क्योंकि इन्होंने हमारे देश को रिप्रेजेंट किया है एंड जिसके बेसिस पे प्रेसिडेंट ने उनको क्या किया है? नॉमिनेट किया है एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। उसके अलावा जो रिमेनिंग 238 सीट्स हैं या 238 मेंबर्स है राज्यसभा के, वो प्रॉपरली इलेक्ट होके आते हैं एज अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। अब ये जो सीट अलॉट होती है ये बेसिकली किस बेसिस पे होती है? ये बेसिस ऑफ पॉपुलेशन पे होती है। जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा होगी उस स्टेट में मेंबर्स ज्यादा होंगे, उस स्टेट में सीट अलॉट ज्यादा होगा एंड जिस स्टेट में पॉपुलेशन कम होगा उनके मेंबर्स जो होंगे उसका अलॉटमेंट भी कम होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में देखें तो उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, दैट्स वाई उनके मेंबर्स भी कितने हैं? 31 सबसे ज्यादा। एंड मिजोरम की बात करें तो वहां की पॉपुलेशन भी कम है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ वहां पे एक ही मेंबर है जो इलेक्ट हुआ है किसके लिए? राज्यसभा के लिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो लोकसभा एंड राज्यसभा में ज्यादा डिफरेंस तो होता नहीं है, तब भी हम पढ़ लेते। क्वालिफिकेशन की बात करें तो पहले तो चीज यही होना चाहिए कि और ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब उसको चाहे वो कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, उसको पहली बात है सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा, इंडिया का मेंबर होना पड़ेगा। उसके अलावा एटलीस्ट उसका 30 ईयर्स होना चाहिए, मतलब उसकी एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। उसका नाम इलेक्टोरल रोल में मतलब वोटर लिस्ट में होना चाहिए। उसके अलावा वो किसी भी डेप्थ में नहीं होना चाहिए, किसी भी कर्जे में नहीं होना चाहिए और वो फाइनेंशियली अपनी स्टेबिलिटी होनी चाहिए उसकी कि वो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर पाए। उसके अलावा वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या प्रॉफिट सीट्स में नहीं होना चाहिए अंडर गवर्नमेंट। और लास्ट पॉइंट की अगर बात करें तो वो अभी रिसेंटली में किसी भी प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल में उनका नाम नहीं होना चाहिए, किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट ना करे या किसी भी एक्टिविटीज में उसमें नाम ना हो और उनका साउंड माइंड हो। साउंड माइंड मीन्स दिमाग का संतुलन ठीक रहना। तो अगर बेसिकली बात किया जाए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में ज्यादा डिफरेंस है नहीं। राज्यसभा और लोकसभा की क्वालिफिकेशंस की अगर बात किया जाए तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एज का डिफरेंस आ जाता है। राज्यसभा में 30+ होने चाहिए और लोकसभा में 25 ईयर्स। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो लोकसभा के मेंबर्स होंगे वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होंगे और लोकसभा के जो मेंबर्स होंगे वो काफी ज्यादा एनर्जेटिक होंगे, यंग माइंड होंगे। बट राज्यसभा में वैसे ही मेंबर्स को सिलेक्ट किया जा रहा है जो थोड़े बहुत एक्सपीरियंस्ड हो। अब पावर एंड फंक्शंस ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा देख लेते हैं। तो लेजिस्लेटिव पावर की अगर बात करेंगे तो लोकसभा राज्यसभा दोनों ही क्या कर सकती है? लॉ मेकिंग बॉडी है एंड वो लॉ बना सकती है यूनियन लिस्ट को लेके। अब लिस्ट की बात जब आई है तो हमें पता है हमारे देश में टोटल 3 लिस्ट है, ठीक है, अगर लेजिस्लेटिव पर्पज से देखें। पहला हो जाता है यूनियन लिस्ट,
दूसरा हो जाता है स्टेट लिस्ट एंड थर्ड हो जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट को कौन संभालता है? यूनियन गवर्नमेंट संभालते हैं। स्टेट लिस्ट को कौन संभालता है? स्टेट गवर्नमेंट संभालते हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट को कौन संभालता है? कॉन्करेंट लिस्ट को या तो दोनों संभालते हैं, स्टेट एंड सेंट्रल, या यूनियन गवर्नमेंट उसको संभालता है। अब बेसिकली बोला जाए तो लोकसभा और राज्यसभा क्या करती है? लॉ मेकिंग बॉडी है, तो वो यूनियन लिस्ट में क्या बना सकते हैं? लॉज बना सकते हैं। अब सब्जेक्ट्स कैसे होने चाहिए? जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं फॉरेन पॉलिसी या डिफेंस जैसी, जो पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट हो। दोनों ही हाउसेस की अगर बात करें तो वो लोग साथ में मिलकर कॉन्करेंट लिस्ट में लॉ पास कर सकती है, जिसमें अगर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों ही साथ में पार्टिसिपेट करेगा एंड क्या करेगा? लॉ बनाने में क्या करेगा? सपोर्ट करेगा या लॉ बनाने में एक दूसरे की हेल्प करेगा। बट अगर कभी स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट में किसी भी बात में डिस्प्यूट हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमेशा हमारी यूनियन गवर्नमेंट को लेके चलना पड़ेगा, मतलब वैसे लॉ को या उस पॉइंट को रखना पड़ेगा, उस पॉइंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो यूनियन गवर्नमेंट बोल रहा हो। क्यों? क्योंकि हमारा देश क्या है? हमारा देश है फेडरल, जहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूटेड जरूर है बट तब भी मेजोरिटी जो पावर है वो हमारे सेंट्रल में, मतलब यूनियन गवर्नमेंट में है। हाउसेस की अगर बात करें तो ऑन द मेकिंग ऑफ लॉ, मतलब अगर लॉ के बारे में बात किया जाए तो 3 लिस्ट है हमारे, जिसको मैंने बताया, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। अब अगर हाउसेस चाहे तो ये जो 3 लिस्ट है वो ये खुद भी कंडक्ट कर सकते हैं, ये इसमें अपनी चीजें इंक्लूड कर सकती हैं, ठीक है। अब इस पावर को क्या बोला जाता है? इस पावर को बोला जाता है रेसिडुअल पावर्स। पार्लियामेंट और क्या कर सकती है? पार्लियामेंट्स इमरजेंसी के टाइम में अगर स्टेट लिस्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, फॉर एग्जाम्पल राज्यसभा कोई लॉ पास कर रहा हो, ठीक है, और उस स्टेट लिस्ट में 1 या 2 से ज्यादा स्टेट्स शामिल होकर ये बोल रहे हैं कि उनके स्टेट में भी सेम लॉ चाहिए। अब एक जो स्टेट अगर ये चीज बोले तो उसके स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो ही उस प्रॉपर तरीके से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेगी। बट यहाँ पे जब 2 से ज्यादा स्टेट्स आ जाते हैं और उनको सेम मैटर पे सॉल्यूशन चाहिए होता है, तो तब हमारी पार्लियामेंट उसमें हेल्प करती है, जहाँ पे राज्यसभा एंड लोकसभा मिलके क्या कर सकते हैं? यहाँ पे उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और स्टेट लिस्ट में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। ये कुछ यूनिक फीचर्स है। और उसके अलावा पार्लियामेंट और क्या कर सकती है? प्रेसिडेंट चाहे तो वो ऑर्डिनेंस भी पास कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस मतलब क्या होता है? ऐसे लॉ जो टेम्पररी बेसिस पे हो 6 वीक्स 7 वीक्स के लिए। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर चाहे उसके अलावा अगर बात करना चाहे तो ये बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी चीज पे अपने अकॉर्डिंग मैंडेटरी चीजों पे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टेट में कोई गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल पार्टी थी वहां पे मेजोरिटी में थी, वो अपनी पार्टी को ब्रेक डाउन करके वहां से चली जाती, तो उस समय में इमरजेंसी घोषित हो जाएगा। और उस स्टेट को कौन संभालेगा? उस स्टेट के जितने भी लॉ एंड ऑर्डर्स वाली चीजें होंगी वो कौन संभालेगा? हमारे पार्लियामेंट ही उनके स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को, जितने भी इंपॉर्टेंट पावर होंगे स्टेट के, उन सारे पावर्स को कौन देखेगा? हमारा लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट ही देखेगा। उसके अलावा अगर फाइनेंशियल पावर की बात किया जाए तो जितने भी बिल होते हैं वो हमारे पार्लियामेंट के थ्रू से ही क्या होते हैं? पास ऑन होते हैं। अब यहाँ पे अगर मनी बिल की बात किया जाए तो मनी बिल ओरिजिनली सिर्फ और सिर्फ लोकसभा ही पास कर सकता है। राज्यसभा का रोल क्या हो जाता है? फिर राज्यसभा का रोल यहाँ पे हो जाता है एडवाइजरी वाला, मतलब फाइनेंशियल स्पेयर में सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा का रोल हो जाता है कि उनको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ एडवाइस देना पड़ेगा। पार्लियामेंट की अगर बात करें तो पार्लियामेंट पास कर सकता है हमारा यूनियन बजट को। हर साल हमें पता है फरवरी 1-2 तारीख को क्या होता है? हमारे पूरे साल का एक बजट फिक्स किया जाता है और वो पास कहाँ होता है? हमारे पार्लियामेंट में। उसके अलावा अगर किसी स्टेट को किसी साल पैसों की कमी पड़ रही है, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है या इनसफिशिएंसी हो रही है पैसों की, तो पार्लियामेंट क्या कर सकता है? सप्लीमेंट्री ग्रांट कर सकता है एंड एक सर्टेन अमाउंट, जब तक नेक्स्ट ईयर का फाइनेंशियल ईयर नहीं आ जाता उससे पहले कुछ सब्सिडरी ग्रांट दे सकता है। और ये भी सिर्फ कौन कर सकता है? पार्लियामेंट ही कर सकता है। उसके अलावा जब तक बिल पास ना हो
जब तक बिल पास ना हो तब तक अगर कोई फंड चाहिए हो तो कंसोलिडेटेड फंड जो बजट बनाता है वो भी कौन बना सकता है, किससे पास होगा, किसके थ्रू पास होगा, पार्लियामेंट के थ्रू ही पास होगा। जितनी भी एमपी एमएलएज होते हैं, जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, उनकी सैलरी कौन देता है, कहाँ से कंडक्ट कराया जाता है, पार्लियामेंट के थ्रू ही डिसाइड किया जाता है कि किसको कितनी सैलरी मिलेगी। और वो कंसोलिडेटेड फंड से ही क्या होता है, निकल के सबको थोड़ा थोड़ा मिलता है। ओके, जितने भी टैक्सेस होते हैं, चाहे वो लोगों पे होती है या कोई भी मनी होता है जिसपे लोगों पे इंपोर्ट करना हो या इम्पोज करना हो, तो वो बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के पास नहीं की जा सकती। मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट ये बोल रहे हैं कि हमें टैक्स लगाना है और अगर पार्लियामेंट वो चीज नहीं बोल रहा है तो वो टैक्स लोगों पे लगाया नहीं जा सकता। जुडिशियल पावर की बात करें तो पार्लियामेंट क्या कर सकता है, पार्लियामेंट चाहे तो इम्पीच कर सकता है प्रेसिडेंट को। मतलब पार्लियामेंट चाहे तो प्रेसिडेंट को निकाला जा सकता है। अब कैसे, किस बेसिस पे निकाला जा सकता है, पार्लियामेंट चाहे तो प्रेसिडेंट को निकाल सकता है ऑन द बेसिस या चार्ज में कि वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसकंडक्ट कर रहे हैं या वॉयलेशन कर रहे हैं किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की लॉ को। तो इस चार्ज पे, इस बेसिस पे उनको निकाला जा सकता है। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि प्रेसिडेंट एंड उनके अलावा दोनों हाउसेस के 2/3 मेजोरिटी लोगों को प्रेसिडेंट के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वोट करना पड़ेगा। अगर 2/3 मेजोरिटी वोट मिल जाता है तो प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाएगा। प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है और वो कौन रिमूव कर सकता है, दोनों हाउसेस मिलके, लोकसभा और राज्यसभा मिलके प्रेसिडेंट का इस पोजीशन को हटा सकती है। और क्या कर सकता है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कर सकता है जितने भी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज होते हैं, जितने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ऑडिट जनरल होते हैं, इन सब को भी क्या कर सकता है, इम्पीच कर सकता है, निकाल सकता है। पार्लियामेंट चाहे तो पनिश कर सकता है हर उस मेंबर को जो पार्लियामेंट की रोज रेगुलर चीजों को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। मतलब उन हर लोगों को पनिशमेंट मिल सकता है जो डेकोरम पार्लियामेंट की खराब करने की कोशिश कर रहा है। उसके अलावा इलेक्टोरल फंक्शन के बारे में बात करें तो इलेक्टोरल फंक्शन में हम बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो एक स्टेट लेजिस्लेचर के टाइप से भी काम कर सकता है, जहां पे इलेक्टोरल अगर ड्यूटी के बारे में बात किया जाए कि पार्लियामेंट एंड उसके साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर क्या करता है, हमारे देश के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है और वो ही इलेक्ट करते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। जितने भी मेंबर्स होते हैं लोकसभा, वो क्या करते हैं, लोकसभा के मेंबर हमारे स्पीकर को इलेक्ट करते हैं और राज्यसभा के मेंबर उनके डेप्यूटी चेयरमैन को इलेक्ट करते हैं। जितने भी लॉ एंड ऑर्डर्स थे समय के साथ साथ अमेंडमेंट किए जा सकते हैं और पार्लियामेंट चाहे तो अमेंड कर सकती है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को। बट कंडीशन ये होती है किसी भी लॉ को चेंज करने के लिए समय के साथ हमें पता है हर चीज को बदलना पड़ता है। तो जैसे साइबर क्राइम हो गया, इंटरनेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या रिसेंटली एआई से रिलेटेड जो अभी रिसेंटली केसेस हो रहे हैं, जो पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब वो अगर केसेस नहीं मिलते थे, उन केसेस के जनरेशन के अकॉर्डिंग या उन चीज़ों के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी अमेंडमेंट करना है, किसी लॉ का अमेंडमेंट करना है, तो बेसिकली दोनों हाउसेस को मिला के 2/3 मेजोरिटी लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। अगर वोट मिल जाता है तो क्या होगा, उस लॉ को अमेंडमेंट किया जा सकता है। अदर पावर्स की बात करें तो पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को वो एक्सटेंड कर सकता है, किसी भी स्टेट का नाम रीनेम कर सकता है, मतलब किसी भी स्टेट का नेम चेंज कर सकता है, या किसी भी एरिया को या किसी भी लोकेशन को न्यू स्टेट बना सकते हैं। मतलब अगर वो चाहे तो आज वो और 2 स्टेट्स बना ले, आज के आज वो और 3 स्टेट्स बना ले। अब स्टेट से बात आई तो क्या तुम लोग ये बता सकते हो कि रिसेंटली कौन से स्टेट्स बने हैं इंडिया में अभी कुछ 5-6 सालों में? अगर पता है तो कमेंट करना। ओके, उसके अलावा और क्या बोला जा सकता है, और वो किसी भी अकॉर्डिंग, मतलब सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी पावर है, जुरिस्डिक्शन है, उन सबको भी रेगुलेट करता है, उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। आई होप समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, एंड अगर पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।